कैसे हैं बच्चे? सब मजे में, आनंद में। आरंभ के यूट्यूब चैनल पर मैं रजनीश झा सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कई पार्ट कर दिए हैं हम लोगों ने कि भाई आपको एक ही वीडियो बहुत लंबा ना लगे, तो छोटा छोटा पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। होता है ना, कोई मुश्किलें बड़ी हो तो उसको छोटा छोटा मुश्किल कर दीजिए, तो फिर आराम से हम लोग उसे ढंग से जी लेते हैं, है ना। तो आज क्या करेंगे कि हम लोग नंबर सिस्टम का एक पार्ट पढ़ेंगे, कल नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, फिर और भी पार्ट है नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो नंबर सिस्टम में आ सकते थे लेकिन हम लोगों ने नंबर सिस्टम से अलग करके रखा है उन्हें, उसे पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा था आपको वादे के मुताबिक कि 3-4 वीडियो में आपका प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बीपीएससी टीचर के लिए अलग से करवा दीजिए। भाई दोस्त सुनो एक बात, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी टीचर हो और बीपीएससी जो मेन एग्जाम होता है वो हो, किसी भी एग्जाम में जब मैथ्स पूछा जाएगा तो उसमें आपका ये वाला जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है ये फायदेमंद होगा और निश्चित रूप से होगा। अब आपके बीपीएससी टीआरई में कितने पेपर हुए हैं भाई? प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे तो कितने ही क्वेश्चन बनेंगे, कम बनेंगे। उससे अच्छा क्या कीजिए कि आप अभी जो है इस वाले वीडियो को देख लीजिए, इससे क्वेश्चन कर लीजिए और फिर इसका मॉक टेस्ट हम करवाएंगे। अलग अलग दिन अलग अलग वीडियो आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां अलग होंगे। वो सारे एग्जाम के लिए जो आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा जा रहा है उसके टाइप को भी ऐड कर लेंगे। बिहार दरोगा में जो अलग से कुछ पूछा गया है उसे भी ऐड कर देंगे। बीपीएससी वाले में जो पूछा गया है उसे भी ऐड कर देंगे और बिहार एसएससी वाला तो ये होगा ही। कुल मिलाकर सारे बच्चे सारे मतलब एग्जाम के मैथ्स पढ़ेंगे और खूब बढ़िया तैयारी करके सफल होंगे, है ना। तो ये सब मतलब मत बोला कीजिए कि सर टीआरई के लिए अलग करवा दीजिए। भाई टीआरई के लिए भी यही उपयोगी है और एकदम उपयोगी है, नहीं उपयोगी हो तो बताइएगा आप। और ये देखना है सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए टीआरई का, और कोई भी टॉपिक अगर मैंने करवाया है तो उसको टीआरई से मिलाइए, क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो बताइए कि हाँ सर नहीं हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में थ्योरी अभी कुछ भी नहीं बता रहे हैं, जैसे प्राइम नंबर वगैरह के लिए थ्योरी है कहीं कहीं ठीक ठाक। फिर आपको नंबर सिस्टम में ही यूनिट डिजिट की वैल्यू है, यूनिट डिजिट के लिए मतलब अच्छा थ्योरी है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये सब चीज हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में आपको समेट के बता दें ताकि आपको समझ में आए। फिलहाल स्टार्ट करें नंबर सिस्टम। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि 2 टंकक, ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से आप किए हुए हैं टाइम एंड वर्क में, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, यहां भी है तो कर लीजिए। तो भाई 2 टंकक 5 मिनट में, आपको याद होगा कि ऐसे क्वेश्चन के लिए टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा था m1d1h1 बाय w1 बराबर, याद आ रहा है, m1d1h1 बाय w1 बराबर m2d2h2 बाय w2। अब मैंने बताया था कि भाई कई बार होता है कि h1h2 बराबर होता है तो m1d1 बाय w1 बराबर m2d2 बाय w2, इस टाइप से कई सारी चीजें होती है ना। तो यहां पर क्या कर रहा है कि यदि 2 टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करते हैं, ठीक है भाई, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकक की जरूरत पड़ेगी? ये गया ये गया ये गया ये गया, m बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। तो आंसर कितना होगा पहला क्वेश्चन का? 10 होगा। आई बात समझ में? अरे बोलिए हाँ या ना, मतलब कमेंट करके बताइए। अच्छा, पिछले वीडियो पे खूब कमेंट आया है, खूब सारे बच्चों ने वीडियो देखा है, मतलब अच्छा खासा बच्चे जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये अच्छा लगता है। आपको भी अगर समझ में आ रहा है, भाई ना समझ में आया तो ये भी बता दो कहाँ समझ में नहीं आया या क्या जरूरत है। मतलब कुछ ना कुछ बताते रहिए, बोलते रहिए, जोड़ते रहिए, जुड़े रहिए, है ना। 6 संख्याओं का औसत 4.5 है। भाई 6 संख्याओं का औसत, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 6 संख्याओं का औसत 4.5 है मतलब टोटल जो होगा, टोटल क्या होगा? 6 इंटू 4.5। ये क्वेश्चन भी हम लोग किए हुए हैं। टोटल क्या होगा? 6 इंटू 4.5। एवरेज मतलब ही होता है ना जो सबके पास हो। तो भाई 6 संख्याओं का औसत 4.5 है, मतलब सभी संख्याएं 4.5 4.5 4.5 हो सकती है। तो टोटल क्या हो जाएगा? 6 इंटू 4.5। इन संख्याओं के जोड़ को तो भाई 6 इंटू 4.5 कर देंगे तो टोटल सम आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी जानते होंगे कि एवरेज मतलब जो होता है वो क्या होता है? टोटल सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स औसत बराबर होता है संख्याओं का कुल योग बाय कुल संख्या। तो अगर टोटल सम मतलब कुल योग निकालें, संख्याओं का कुल योग निकालें, तो क्या होगा कि इन दोनों को इंटू करना होगा। मतलब एवरेज को अगर नंबर ऑफ टर्म्स या जितनी संख्याएं उससे इंटू कर दें
तो कुल योग निकल जाएगा। इसीलिए 6 संख्याओं का औसत 4.5 है, तो मैंने सबको क्या लिखा 6 इंटू 4.5, ये टोटल हो जाएगा। कह रहा है इन संख्याओं के जोड़ को, जोड़ तो यही हुआ ना, 3 के वर्ग से विभाजित किया जाए। तो 3 का वर्ग क्या होता है भाई, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो अगर पॉइंट हटाएंगे ऊपर से तो नीचे आ जाएगा 10, और 9 गुने 5 45, 5 गुने 2 10, 2 गुने 3 6, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हम लोग एवरेज में किए हुए थे, है ना, याद आ रहा होगा आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है, 1 3 6 5 है, ठीक है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है, ठीक है भाई। शेष 15 बचता है, तो छोटी संख्या बताइए। पहली बात तो ये तय कर लेते हैं भाई कौन बड़ी है और कौन छोटी है। मान लेते हैं x बड़ी है, ठीक है, x तो ऐसे भी बड़ी है, तो x ग्रेटर देन y है, ऐसा लिख लेते हैं। तो कह रहे हैं दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है ना वो 1365 है, मतलब x माइनस वाई बराबर दे रखा है 1365, ठीक है भाई। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या को मतलब x में y से भाग लगाते हैं, ऐसा कहना चाह रहा है, तो भागफल 6 आता है। भागफल यहाँ जो आता है वो 6 है, और शेष कितना बचता है, तो शेष नीचे जो बचता है ये y है। तो आप पढ़े होंगे ना बचपन में, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल बराबर सॉरी प्लस शेष, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू वाई प्लस 15। तो अब ये बताइए कि अगर क्वेश्चन में x माइनस वाई बराबर 1365 दे रखा है, तो x के जगह अगर ये वाली वैल्यू हम रख दे तो कोई आपत्ति आपको भाई नहीं होनी चाहिए आपत्ति। तो x के जगह x माइनस वाई बराबर 1365 है, x के जगह 6y प्लस 15 माइनस y बराबर कितना लिखना है, तो 1365। तो 6y माइनस y मतलब 5y, और इधर 15 माइनस में जाएगा तो 1 3 5 0 1350। तो इसलिए y की वैल्यू जो होगी, इसीलिए y की वैल्यू जो होगी वो होगी 27 और 0, 27 और 0, मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 270। क्वेश्चन में क्या पूछा है, छोटी संख्या। पहले ही बांट दिए हैं कि भाई x बड़ी है छोटी से, मतलब y जो है ये छोटी संख्या ही है, तो छोटी संख्या का वैल्यू कितना हो गया 270। बताइए समझ में आया या नहीं आया ना। तो चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, सब मजा मजा में है ना, आनंद में है, तनाव नहीं है, पढ़ लिख रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए एकदम, बस ऐसा ही वीडियो देते रहिए। 44806 संख्याओं को यदि निकटतम हजार में बदलें तो क्या होगा। अब इतने बड़े हो गए हैं, आपको ये नहीं पता है निकटतम कौन है, हालांकि पता तो बहुत दिन तक नहीं चलता है, लेकिन संख्या में पता चल जाता है। भाई 44806 है, 44806 है, और कह रहा है इसके निकटतम हजार में बदले इसको। तो भाई निकटतम हजार में बदलेंगे तो पता कीजिए कि अगर राइट साइड में जाएंगे तब निकटतम हजार आएगा, या लेफ्ट में जाएंगे तब निकटतम हजार आएगा। तो 44806 से थोड़ा दूर ही जाएंगे तो 45,000 आ जाएगा, और अगर पीछे आएंगे तो पीछे आना तो ऐसे ही बड़ा कष्टदायक है, 44,000 पे जाएंगे तब जाके निकटतम हजार आएगा। तो भाई कौन सा होगा निकटतम हजार, 45,000। या फिर ऐसे भी नहीं समझ पा रहे तो ये समझिए कि 806 से 194 स्टेप जाएंगे तो 45,000 हो जाएगा, और अगर इधर 806 स्टेप माइनस आएंगे तब जाके 44,000 होगा। तो भाई निकटतम हजार कौन सा है, तो निकटतम हजार जो होगा वो 45,000 होगा। आई बात समझ में, बताइए हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग है। विषम संख्या तो समझ रहे होंगे, एकदम पक्का समझ रहे होंगे। तो भाई 4 विषम संख्याओं का योग जो है क्या है, एक विषम संख्या है तो है, 1 और 3 विषम संख्या है 1 3 5 विषम संख्या है, बिल्कुल है भाई। 1 3 5 7 विषम संख्या, अरे है सर आप बताना क्या चाह रहे हैं ये बताइए ना। बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, गुस्सा नहीं भाई। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 और 3 क्या होगा 4, और 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। 5 3 8 1 9 हो गया, 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 5 3 8 1 9 7 16 हो गया, 16 को क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो एक बात बताइए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होगा वो n स्क्वायर होगा, तो कोई आपत्ति। प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर n स्क्वायर कह दे तो कोई आपत्ति नहीं, ऐसे करके आपको याद भी रहेगा। भाई देखिए 2 विषम संख्या है, प्रथम 2 विषम संख्या है तो 2 विषम संख्याओं का योग कितना हुआ 2 का स्क्वायर। प्रथम 3 विषम संख्या है तो प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग कितना हो गया 3 का स्क्वायर। प्रथम 4 विषम संख्या है तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या हो गया 4 का स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को।
तो जितनी विषम संख्या होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। क्वेश्चन में पूछा है प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, भाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ऑप्शन में 4 का स्क्वायर दिया है तो और अच्छी बात है, कुछ भी नहीं करना है, आगे बढ़ जाइए। 2 गुने 3 प्लस 4, ठीक है, 4 3 7 गुने 2 14 के बराबर है। 14 के बराबर कौन सा है? तो ये तो आप समझ ही रहे हैं भाई, 4 गुने 3 कितना हो गया? 12, 12 गुने 2 कितना हो गया? 24, तो पहला ऑप्शन गया। 4 गुने 2 8, 8 3 11, ये भी नहीं होगा। 3 गुने 2 6, 6 4 10, ये भी नहीं होगा। 3 गुने 2 6 और 2 गुने 4 8, 6 प्लस 8 कितना? 14। तो किसके बराबर कौन है ये तो आप बता ही सकते हैं, है ना? ये तो आप देख के बता देंगे कि भाई ये इसका आंसर डी होगा। इस अंक को यदि 1 से 9 तक से गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। आसान क्वेश्चन है ना? जैसे देखिए 11 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 11। 11 में अंकों का योग क्या क्या आएगा? तो भाई 1 + 1 2 आएगा। 11 को अगर 2 से गुना करें तो क्या आएगा? 11 गुने 2 22। 22 में अंकों का योग क्या आएगा? 2 और 2 4 आएगा। तो हर जगह जो है ना ये बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। 9 को देखें तो 9 गुने 1 जो होगा वो कितना होगा? 9। 9 गुने 2 जो होगा वो होगा 18 और अंकों का योग क्या होगा? 8 1 9। अच्छा, अंकीय ज्योतिष भी होता है, पता है आप लोगों को? कई लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, आपसे बर्थडे पूछेंगे और वो अंक का योग निकालेंगे इसी तरह से। मतलब ठीक है, बस जानकारी के लिए बता दिया, ऐसा मतलब मेरा कुछ नहीं मानना है। तो देख रहे हैं हर जगह 9 9 9, किसी से भी गुना कर लीजिए ना, 9 गुने 9 कर लीजिए। भाई आपको भरोसा तो होता नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 9 गुने 9 कर लीजिए तो 81 आ गया। 81 में अंकों का योग कितना आ गया? तो 8 1 9। मतलब सम ऑफ डिजिट्स जो है ना वो हमेशा यही निकाला जाता है कि जितना आ रहा है उसको जोड़ लीजिए, ठीक है। 15 को निकालेंगे ऐसा भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, करके देख लीजिए। 15 गुने 1 15, 5 1 6, 15 गुने 2 30, 3 और 0 3 आ गया, वेरी कर गया। 2 ही चेक करना पड़ रहा है, पूरा चेक भी नहीं करना पड़ रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा? 9। शायद इस एग्जाम्पल से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, है ना? अगर क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हो तो। इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 गुणनखंड होते हैं। ओके, किस अंक के अतिरिक्त? देखिए काउंटिंग नंबर जो होता है ना वो हमेशा 1 से होता है, नेचुरल नंबर, है ना? तो 0 को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे इसमें। एक ऐसी एकमात्र संख्या है जिसका फैक्टर केवल 1 है। बाकी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसका एक फैक्टर तो वो संख्या स्वयं होगी और दूसरी फैक्टर जो है वो 1 होगी। बाद बाकी तय होगा कि भाई तीसरा भी फैक्टर है या नहीं है ना? तो एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक अंक के 2 गुणनखंड हैं, 10 के भी 5 के भी, है ना? ओके, आगे देखिए। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। आपके मन में क्या चल रहा है मुझे पता है, आपके मन में यही चल रहा है ना कि अरे सर वो विषम वाला जो बताए थे वैसा ही कुछ बताते तो अच्छा होता, है ना? तो चलिए, सम संख्या क्या होती है? 2। भाई फोन नहीं, हाँ, प्रथम सम संख्या क्या होती है? 2, ठीक है, इसको लिख लिए 2। दूसरी सम संख्या क्या है? तो 2 और 4 है, तो 4 2 क्या हो गया? 6। तीसरी सम संख्या क्या है? 2 4 6 है, तो 6 4 10 2 कितना हो गया? 12। और मजा आ रहा है, देखिए 2 4 6 8 कितना हो गया? 20। यही है ना? तो एक सम संख्या थी तो 1 को 2 से गुना कर दिए, 1 गुने 2 2 हो गया। 2 सम संख्या है तो 2 को मतलब अगले वाले नंबर से गुना कर दिए, 2 को 3 से गुना कर दिए, 6 हो गया। 3 सम संख्या है तो 3 को 4 से गुना कर दिए, 3 गुने 4 कितना हो गया? 12 हो गया। 4 सम संख्या है तो 4 को अगले वाले से गुना कर दीजिए, 4 गुने 5 कितना हो गया? 20 हो गया। तो प्रथम 25 सम संख्या, मतलब अगर आपसे कभी मैं ऐसा बता दूं तो आप नाराज मत होना कि प्रथम n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होगा, सॉरी विषम नहीं सम था भाई, प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का योग जो होगा ये क्या होगा? n इंटू n+1। अगर पूछे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा तो क्या बताएंगे? n²। और प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो n इंटू n+1, n इंटू n+1। ये वाला चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए, है ना? अगर मान लीजिए याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, तुरंत फॉर्मूला क्रिएट करेंगे आप, है कि नहीं? तो n इंटू n+1। तो कह रहे हैं 25 सम संख्याओं का योग, तो 25 इंटू 25 प्लस 1 कितना हो गया? 26। तो 25 गुने 25 625, 1 25 और जुटेगा तो 650 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 650। 9 नंबर क्वेश्चन था ये। 10 नंबर देखिए,
प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। अरे यार अब तो इस क्वेश्चन को आप मतलब आराम से क्वेश्चन मानेंगे ही नहीं, मानबे नहीं करेंगे टाइप का, है ना। चलिए 11 नंबर देखिए, एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है, ठीक है, दुकान पर जाता है। प्रत्येक स्टॉल पर वह रुपए 1 प्रवेश शुल्क देता है, ठीक है, एंट्री में 1 रुपए दिया, शेष आधा धन, उसके बाद उसके पास जितना पैसा बचा उसका आधा पैसा वो स्टॉल पर खर्च कर दिया, फिर 1 रुपए बाहर जाने का दिया। कहानी समझ रहे हैं। एक लड़का है जो 3 दुकान पे जाता है, दुकान नंबर 1 ये है, दुकान नंबर 2 ये है और दुकान नंबर 3 ये है। लड़का थोड़ा सा मौज मस्ती वाला है ना। पहला स्टॉल पे गया और वह 1 रुपए देके एंट्री लेता है, 1 रुपए देके एंट्री लेता है, फिर जितना बचता है उसका आधा वो वहां पे गबन कर देता है, मतलब खर्च कर देता है, फिर 1 रुपए वो बाहर आने में देता है। सेम प्रोसेस वो यहां पर लगाता है, 1 रुपए वो एंट्री में देता है, फिर जो बचा उसका आधा वो खर्च कर देता है, फिर 1 रुपए बाहर आने में देता है, फिर ऐसा ही हो रहा है कि 1 रुपए एंट्री में देगा, फिर वो आधा बाय 2 लिख रहे हैं, ये बाय 2 वो खर्च कर देता है, फिर 1 रुपए बाहर में आने में देता है। तो कह रहे हैं कि अंत में उसके पास 3 रुपए, इसके बाद सब क्रियाकलाप के बाद 3 रुपए शेष रहता है। तो कह रहे हैं प्रारंभ में कितने रुपए थे, ठीक है भाई 3 रुपए जब शेष था तो 1 रुपए उसे बाहर आने में लगा होगा, मतलब 4 रुपए रहा होगा। 4 रुपए कब रहा होगा, जब आधा खर्च किया होगा वो, मतलब आधा खर्च करने से पहले उसके पास 8 रुपए था, यहां पर 8 रुपए था, मतलब इस वाले में एंट्री के समय उसके पास 9 रुपए था। समझे या नहीं समझे, आराम से इत्मीनान से समझिए, पहली टाइप का है। एक बार और मैं समझा दूं एग्जाम्पल, शायद आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैं मिटा के समझा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे तीसरे के पास 9 आया तो दूसरे के पास आराम से क्या करेंगे कि यहाँ 9 आ गया तो भाई ये 9 रुपए है ना, 9 रुपए कब मिला, जब 1 रुपए बाहर दिखे गया था, तो 9 1 10, 10 रुपए कब, जब वो आधा खर्चा कर दिया था, तो आधा 10 का मतलब डबल कितना हो जाएगा 20, और 1 रुपया एंट्री में लगा था 21, यहाँ पर क्या होगा 21, 1 रुपए यहाँ बाहर गया था तब, तो 21 1 22, 22 रुपए कब, जब वो आधा खर्चा किया था, मतलब पूरा जो रहा होगा यहाँ पर 44, 44 रुपए कब, जब 1 रुपए एंट्री के टाइम में मिला था, मतलब स्टार्टिंग में उसके पास 44 और 1 45 रुपए थे, सॉरी स्टार्टिंग के टाइम में उसे 45 रुपए थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार और समझा दूं आपको ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब मुझे यही सब क्वेश्चन कभी कभी ना बिहार का दिल खुश कर देता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ना। कह रहा है कि एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है, ठीक है, स्टॉल नंबर 1 ये है, और लड़का क्या करता है कि स्टॉल पर जब जाता है तो वह 1 रुपए प्रवेश शुल्क, मतलब एंट्री फी उसे लग गई 1 रुपए, ठीक है। फिर क्या करता है कि जो पैसा बचा वो आधा पैसा यहाँ पर खर्च कर देता है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि फिर भाई एग्जिट होने के लिए उसे 1 रुपए चाहिए, एग्जिट होने के लिए 1 रुपए चाहिए, ऐसा ही सीन चल रहा है। अगले दुकान पे जाता है वो, फिर सेम चीज होता है, 1 रुपए उसे एंट्री चाहिए, जितना रहेगा बजट उसके पास बचा हुआ उसका आधा वो खर्च कर देगा, और फिर एग्जिट होने के लिए यहां से बाहर निकलने के लिए 1 रुपए चाहिए, है ना। फिर तीसरा दुकान पे जाता है और तीसरा दुकान पे भी सेम चीजें हैं कि 1 रुपए एंट्री लगेगा और जितना बचेगा उसका आधा वो खर्च कर देगा, 1 रुपया लगा कि वो एग्जिट पाएगा, और लास्ट में उसके पास 3 रुपए बच रहे हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि बताइए लड़का कितना रुपए लेकर दुकान पे गया था। अरे मालिक 3 रुपए लेकर वो बाहर निकला, तो बाहर निकलने से जस्ट पहले उसके पास कितना, मतलब ये 3 रुपए जब था तो यहां पर उसके पास कितना रुपए था, 4 रुपए था। जब वो बाहर नहीं निकला था तब उसके पास 4 रुपए था, लेकिन जब बाहर नहीं निकला था तब ना 4 रुपए था, जब वो आधा खर्च कर दिया तब 4 रुपए था। तो 4 रुपए अगर आधा है तो मतलब यहां पर उसके पास कितना रुपए रहा होगा, 8 रुपए रहा होगा। यहां पर 8 रुपए रहा होगा तब ना जब वो 1 रुपए लेकर एंट्री किया होगा, मतलब एकदम तीसरे दुकान पर जाने से पहले उसके पास कितना रुपए था, 9 रुपए था, ठीक है। अब यहां आ जाइए, अगर यहां तक नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं, एक और सुनहरा मौका है। यहां मान लीजिए कि 9 रुपए है उसके पास। 9 रुपए कब है उसके पास, जब 1 रुपए देके वो बाहर निकल गया है। बाहर निकलने से पहले उसके पास कितना रुपए था, तो 9 + 1 10। 10 रुपए कब था, जब वो आधा खर्च किया था, मतलब यहां पर उसके पास पहुंचने के बाद उसके पास कितना रुपए था, 20। 20 रुपए यहां पहुंचने के बाद ना, 1 रुपए एंट्री फी देने के बाद 20 रुपए, मतलब एकदम एंट्री पाने से पहले कितना रुपए था, तो 21। 21 रुपए कब था, जब 1 रुपए देके वो निकल गया था बाहर। 1 रुपए देके 21 निकला, मतलब बचा था, तो मतलब यहां पर उसके पास 1 रुपए देने से पहले कितना रहा होगा, 22। 22 कब रहा होगा, जब वो आधा पैसा दिया है,
मतलब पूरा पैसा कितना हुआ 44। मतलब जब वो यहाँ खर्च नहीं किया होगा तब उसके पास कितना रुपए होगा 44। 44 कब होगा जब वो 1 रुपए एंट्री देके गया है। मतलब स्टार्टिंग में कितना था भाई 44 + 1 45। बताइए क्या दुख है, क्या कष्ट है। अब भी नहीं समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप आराम से समझ गए होंगे और बेहतरीन समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर गोलाकार, अच्छा ठीक है मान लेते हैं भाई 21 मीटर ऊंचा है, पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। कई बच्चे तो मुझसे पाइप एंड सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। जैसे एक बच्चा है जो कि सॉरी बंदर है, अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी दोनों के लिए एक दूसरे को यूज कर लेते हैं ना। एक बंदर गोलाकार खंभे में बच्चा, नमूना बच्चा है, 21 मीटर ऊंचा है, ठीक है, खंभा की ऊंचाई 21 मीटर है। बच्चा क्या करता है कि भाई 6 मीटर चढ़ जाता है, 6 मीटर चढ़ा, ठीक है, और स्लिप कितना किया 3 मीटर। तो एक बार में 6 मीटर चढ़ा और 3 मीटर स्लिप कर गया। ऐसे समझिए कि एक बार वो 6 मीटर प्लस में रहा और अगले 1 मिनट में वो 3 मीटर माइनस में रहा। कुल मिलाकर 2 मिनट में वो कितना मीटर चला तो 3 मीटर गया, है ना। 2 मिनट में वो कितना मीटर गया तो 3 मीटर। टोटल लंबाई कितनी है खंबे की, मतलब ऊंचाई कितनी है 21। तो एक बात बताइए कि ठीक है अप्स एंड डाउन लगते रहेंगे, मतलब एक समय आएगा ना कि बंदर टॉप पे चला जाएगा। अगर बंदर टॉप पे पहुंच के भी फिसल जाए, अगर बंदर यहां पहुंच के भी फिसल जाए तब तो बंदर कभी टॉप पर पहुंच ही नहीं पाएगा, जीवन भर फिसलते ही रह जाएगा। ये तो लाइफ का एक कॉन्सेप्ट भी है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, बट आप लगातार प्रयास करते रहो, मतलब पढ़ाई वाले मामले में लगातार प्रयास करते रहो तो अंतिम में सफलता मिलती है ना। तो टोटल 21 मीटर ऊंचाई है, तो लास्ट जो होगा ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, ये तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। मतलब 21 में से 6 घटा दीजिए, तो 21 में से 6 घटा दिए तो ये 15 तक जो है वो अप्स एंड डाउन चलेगा। मतलब 15 करना है तो 3 को 5 से गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा। मतलब 10 मिनट में लड़का जो है या बंदर जो है 10 मिनट में कितना चढ़ेगा 15 मीटर। अगली बारी बंदर की आएगी और अगले मतलब मिनट में बंदर 6 मीटर छलांग लगाएगा और 1 मिनट में 6 मीटर चला देगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। तो 11 मिनट में बंदर खंभे पर चढ़ जाएगा, चोटी पर रहेगा, है ना। तो बताइए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा मिलता है, ओके, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5। अच्छा एक काम करते हैं, पहले को आधा मिलता है, ऐसा ही कह रहा है ना, पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5, ठीक है, और कुछ है, चौथे को 7 गायें मिलती है, ठीक है। अच्छा उसके पास n गाय है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। हम मान लेते हैं 2, 4, 5 का एलसीएम। 2, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा बताइए 20। तो एक काम करते हैं ना कि 20 का मल्टीपल मान लेते हैं, क्योंकि नंबर ज्यादा ही हैं, तो 200 मान लेते हैं, n बराबर 200 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले बेटा को कितना दे रहा है, तो पहले बेटा को आधा दे रहा है, पहले बेटा को आधा दे रहा है मतलब 100 दे रहा है। दूसरे बेटा को कितना दे रहा है, तो 1/4 दे रहा है मतलब 50 दे रहा है। तीसरे बेटा को कितना दे रहा है, तो 1/5 दे रहा है मतलब 40 दे रहा है। तो कितना हो गया 150, 40, 190, बचा कितना 10। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना बच रहा है 7 गाय। तो 10 यूनिट बराबर किसके 7 के, 1 यूनिट बराबर किसके, तो 7/10 के। हमने माना कितना है 200, तो कितने यूनिट हो गए 20 गुने 7 140 के। मतलब कितने गाय थे उसके पास 140। आई बात समझ में। मतलब एलसीएम लेते हैं 2, 4, 5 का एलसीएम, और एलसीएम के मल्टीपल को या एलसीएम को भी मान सकते हैं। बस ये होगा कि अगर 20 मानेंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पॉइंट वगैरह में जा सकता है कभी। तो हम 20 का मल्टीपल मान लिए भाई 200 मान लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा। तो अगर 200 मान लिए, 20 के मल्टीपल में कुछ भी मान सकते थे गायों की संख्या, हमने 200 मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ गाय जो है वो 200 है। तो टोटल नंबर ऑफ गाय अगर 200 है तो पहले बेटा को वो कितना दे रहा है 1/2 दे रहा है, आधा दे रहा है। तो 200 का आधा कितना हो गया 100। दूसरे को कितना दे रहा है 1/4, तो 200 का 1/4 कितना होगा 50। तीसरे को कितना दे रहा है, तो तीसरे को 1/5 दे रहा है मतलब 40। सबको जोड़ लिए कितना आ गया 190। टोटल कितना था उसके पास 200। कह रहा है चौथे बेटा को वो 7 गाय दे रहा है,
मतलब हमें बच रहा है 10, लेकिन वो दे रहा है 7, तो 10 बराबर 7 के, तो 1 बराबर 7/10 के। टोटल गाय की संख्या कितनी? 200, तो 200 से गुना कर दिए 7/10 को, कितना आ गया? 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को परेशान भी करता होगा, किसी किसी बच्चे को तो बहुत परेशान करता है। ठीक है, तो करना क्या है ना कि पहली बात तो वह न्यूनतम संख्या जो होती है, वह न्यूनतम संख्या जो होती है जिसमें अलग अलग संख्या से भाग लग सके, वो होती है संख्या का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम मतलब ही होता है क्या? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझे तो ऐसे समझिए। आप ये जानते हैं ना कि 3, 5, 10 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, 6, मतलब इसका मल्टीपल्स क्या होगा? 3, 6, 9, 12, सो एंड सो ऑन, 30 और 33 ऐसे जाता जाएगा। 5 का मल्टीपल लेंगे तो 5, 10, 15, सो एंड सो ऑन 50, बीच में कहीं 30 भी आएगा। 10 का मल्टीपल लेंगे तो 10, 20, 30, 40, सो एंड सो ऑन आगे बढ़ता रहेगा। तो 3, 5, 10 का अगर आपको हम कहते हैं कि एलसीएम 30 होगा, तो एलसीएम 30 होगा, तो इसका मतलब हुआ कि 30 वो सबसे छोटी कॉमन नंबर होगी जो सब में होगी, और 30 ही इनका एलसीएम होगा। मतलब 30 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 3, 5, 10 तीनों से विभाजित हो। तो एलसीएम जब भी न्यूनतम संख्या होगी, क्योंकि मैक्सिमम फाइंड ही नहीं किया जा सकता है ऐसे केस में, न्यूनतम ही जब भी रहेगा वो रहेगा, तो मिनिमम लोवेस्ट, मतलब एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब है कि सबसे छोटी संख्या जो होगी, जो उन दिए हुए संख्या से विभाजित होती है, वो एलसीएम कहलाती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः, ठीक है, इसको अभी ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इसको छोड़ देते हैं। पहले तो न्यूनतम संख्या निकाल लेते हैं जिसमें इन सब से भाग लग जाए। तो इन सब से अगर भाग लग जाए तो 48, 64, 90, 120 इसका एलसीएम लेना है। अलग अलग तरीके से आप ले सकते हैं भाई। 48 को क्या लिख सकते हैं? 48 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुने 3 पे पावर 1, है ना। 64 को क्या लिख सकते हैं? तो 64 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 6। 90 को क्या लिख सकते हैं? तो 90 को लिख सकते हैं 6 गुने 15, तो 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 1 6, 3 पे पावर 2 कर दीजिए, 9 गुने 2 18 गुने 5 90, है ना। तो 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं। 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 1, है ना। और फिर क्या है? 120। 120 को क्या लिख सकते हैं? तो 120 को लिख सकते हैं 3 गुने 40, और 40 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 8 गुने 5 40 और गुने 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको अरेंज वे में लिख सकते हैं, मतलब 3 पे पावर 1 पहले लिख लेते हैं और फिर 5 पे पावर 1 लिख सकते हैं। तो 8 गुने 3 24, 24 गुने 5 120। ठीक है, अब एलसीएम अगर पूछ रहा है तो एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो कॉमन है। तो कॉमन जो है क्या क्या है? 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 6 है और 2 पे पावर 1 है। तो टेक ऑल प्राइम नंबर विद इट्स मैक्सिमम पावर, तो 2 पे पावर 6 ले लेते हैं। टेक ऑल प्राइम नंबर विद इट्स मैक्सिमम पावर, तो 2 पे पावर 6 ही है ना मैक्सिमम। 3 पे पावर मैक्सिमम कितना है? 2 है, 3 पे पावर 2 है। और 5 पे पावर क्या है? तो भाई कॉमन नहीं है, टेक ऑल प्राइम नंबर विद इट्स मैक्सिमम पावर, तो 5 पे पावर क्या है? तो 1 है, 5 पे पावर 1 है मैक्सिमम। तो ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एलसीएम। मतलब एलसीएम हो जाएगा इसका 2 पे पावर 6 64 गुने 9 गुने 5, 64 गुने 9 गुने 5, ये एलसीएम हो जाएगा। ये एलसीएम फाइंड करने का एक अलग विधि है ना। मतलब सारे नंबर को जो उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दीजिए, और एलसीएम एचसीएफ निकालने का विधि होता है कि एलसीएम में क्या करते हैं कि सभी प्राइम नंबर को लेते हैं लेकिन मैक्सिमम पावर के साथ लेते हैं। तो 64 गुने 9 गुने 5 हो गया एलसीएम, तो कितना हो गया? 5 गुने 4 20 शून्य 2 और 5 गुने 6 30 और 2 32, 320 गुने 9 मतलब शून्य 18 8 1 27 और 1 2880 जो है इसका एलसीएम हो गया। तो 2880
वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन संख्याओं से भाग लग जाए। लेकिन मैंने क्या कहा आपको कि ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है कि इन सब से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। तो आप देखिएगा कि 48 माइनस 38 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 64 माइनस 54 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 120 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब हर जगह जो है शेष, अगर अब बताइए कि 48 से अगर 48 में भाग देंगे तो 48 से 48 में भाग देंगे तो कितनी बार में भाग लगेगा, एक बार में शेष बचा नहीं ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 48 से किसी भी संख्या में भाग दें और 38 शेष बचे, 38 शेष बचे, तो वो संख्या 48 से 10 कम होनी चाहिए ना। बात समझ रहे हैं? छोटा एग्जांपल देके समझाएं, शायद समझ रहे होंगे। 48 में से 38 गया 10, मतलब अगर इस नंबर में से 10 को हम माइनस कर दें तो इसका भी कवर हो जाएगा। 64 से भाग देंगे तो भाई 64 से भाग देंगे तो 10 कम होना चाहिए, 10 कम होना चाहिए तभी तो 54 शेष बचेगा। 90 से भाग देंगे तो 90 से भाग नहीं तो ये तो पूरा डिविजिबल है, लेकिन हमको शेष में 80 चाहिए। तो शेष में 80 कब बचेगा, जब हम उसके एलसीएम में से 10 माइनस कर देंगे, तो जो मल्टीपल होगा उससे 10 माइनस कर दिए, मतलब अब शेष में 80 बचेगा। तो 2880 माइनस 10 मतलब वो संख्या कितनी होगी, 2870 होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आप सोच सकते हैं कि अगर आपको कभी समस्या हो ना, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखिएगा कि हर जगह ना इनका डिफरेंस जो होगा वो क्रमशः मतलब क्रम से है, तो हर जगह इनका डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आप, मुझे ऐसा विश्वास है। ठीक है, चलिए, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती हैं। ठीक है, प्रथम 3 का गुणनफल। 4 अभाज्य संख्याएं हैं, एक काम करते हैं ना, ए बी सी डी मान लेते हैं। ठीक है, 4 अभाज्य संख्या, तो कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है। प्रथम 3 का गुणनफल मतलब ए बी सी का गुणनफल, ए बी सी जो है ये 385 है, 385 है। अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट समझते हैं, इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 5 है तो इसका मतलब एक बात कंफर्म हो जाता है कि भाई कहीं ना कहीं तुम 5 से गुना हुए होगे, है ना। तो 5 से अगर भाग दे दे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुने 7 35, मतलब 5 गुने 77 लिख सकते हैं इसको। तो इसको 5 गुने 7 गुने 11 लिख सकते हैं। तो 3 अभाज्य संख्या तो आ ही गया आपको, 5 7 11। और अंतिम 3 का गुणनफल ये तो याद ही कर लीजिए, मतलब जब तक जीवन में मतलब मैथ्स का काम हो तब तक इसको याद कर लीजिए कि भाई 7 11 13 का इंटू जो होता है वो 1001 होता है। ये क्वेश्चन कई जगह कई दफा पूछा गया होगा, सीटेट में, टीचर में, उसके बाद आपको एसएससी में, स्टेट एसएससी में, दरोगा में, हर जगह बीपीएससी तक में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पहले तो ऐसे पूछ देता था कि 1001 मतलब इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, और उसमें एक ऑप्शन दे देता था 1001। बच्चा देख के ही खुश हो जाता था, दिल गार्डन गार्डन बच्चा, अरे यही तो अभाज्य लग रहा है, लेकिन भाई जो लगता है वो होता नहीं है ना। तो 1001 को ध्यान रखना है, कैसे लिखेंगे, 7 गुने 11 गुने 13, मतलब बी सी डी जो है वो होगा 1001, और 1001 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से भी 7 गुने 11 लिख सकते हैं, तो 7 गुने 11 गुने 13। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, प्रथम मतलब सबसे छोटी वाली। देखिए 5 7 11 13, यही 4 अभाज्य संख्या रही होगी। चारों अभाज्य है ना, है। देख लीजिए, आपको विश्वास ना हो तो प्रथम 3 का गुणनफल आपको 385 आ रहा होगा, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 आएगा। तो कह रहा है प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 है। कई बार पूछेगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना होगा, मतलब ये सब क्वेश्चन तो आपको एकदम आना चाहिए अनिवार्य रूप से। निम्न में से कौन सी एक संख्या 99 से ठीक विभाजित हो जाती है। भाई 99 से विभाजित हो जाती है मतलब तय है कि 9 से भी विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो। तो 11 से विभाजन का रूल आपको पता है, मतलब कोई भी संख्या हो अगर उसको अल्टरनेट जोड़ लीजिए, जैसे 4 है 7 है, 7 4 11, 11 7 18, मतलब एक जगह जो आया 1 3 5, मतलब ऑड प्लेस वाला का सम जो आया वो कितना आया, सॉरी 7 4 11 और 7 18, 18 आया था ना, ओके 18। और इवन प्लेस वाले का सम देख लीजिए तो 6 है
और फिर 2 है। अल्टरनेट नंबर का सम निकाल लीजिए और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 18 माइनस 8 कितना हो गया 10। 11 से तभी डिविजिबल होगा जब या तो 11 हो या 0 हो। तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। एक कोई सेटिस्फाई करेगा तब ना दूसरा चेक करेंगे। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, 2 1 3, 7 3 10 और 8 1 9। तो 10 और माइनस 9 कितना आ गया 1 आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे या तो 11 चाहिए या 11 का मल्टीपल चाहिए या 0 चाहिए, है ना। 7 3 10 1 11 और 8 1 9। तो 11 माइनस 9 कितना हो गया 2 हो गया। तो ये भी नहीं होगा। 6 5 11, 11 8 19 माइनस 5 3 8। तो 19 माइनस 8 कितना हो गया 11। जो चाहते थे हम वही आ गया। अब 9 से चेक कर लेते हैं। तो 5 3 8 6 14 5 19 1 20 7 27। सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा डी। ठीक है, चलिए। भिन्न 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को उनके मूल्यों के अवरोही क्रम, अवरोही आरोही अवरोही समझते हैं ना। तो अवरोही मतलब हो गया कि भाई घटते हुए क्रम, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। ओके, तो कह रहे हैं 4/5 को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0.8 लिखेंगे। 6/7 को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, तो 0.7 गुने 8 56, 4 शून्य 7 गुने 5 35, 5 शून्य 7 गुने 7 49। आगे जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा। 2/9 मतलब 0.9 गुने 2 18, 2 शून्य 9 गुने 2 18, 2 रखते हैं अभी। 9/11, 9/11 मतलब 0.8 88, 2 शून्य 11 गुने 1 तो 9 आएगा। तो फिर रहने देते हैं अभी फिलहाल इतना ही। 3/8 मतलब 0.8 गुने 3 24, 6 शून्य 8 गुने 7 56, 4 5 40। कौन सा भिन्न क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सा भिन्न चौथा होगा। ओके, अवरोही मतलब सबसे बड़ा वाला पहले लिखना है। सबसे बड़ा वाला पहले लिखना है। तो 0 पॉइंट के बाद जो है 0 पॉइंट के बाद 8 वाला जो है ये तो पहला हो जाएगा। ओके, तो ये शून्य शून्य कर देते हैं। तो 8 1 है, 8 5 है और 8 शून्य है। तो इसको फर्स्ट नंबर जाएगा, इसको सेकंड नंबर जाएगा, इसको थर्ड नंबर जाएगा। अब बचा फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ नंबर कितना आएगा, तो फोर्थ नंबर 3/8 आएगा। तो पूछा है 3/8 क्या होगा, मतलब कौन सा चौथा भिन्न होगा, तो 3/8 होगा। आई बात समझ में आ गया होगा भाई। सबको क्या किया ना, पॉइंट में चेंज कर लिए। अब अवरोही क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम, मतलब सबसे बड़ा जो है उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटे वाले को लिखेंगे, फिर उससे छोटे वाले को लिखेंगे, फिर उससे छोटे वाले को लिखेंगे। तो 2 तरीका है, या तो सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा ऐसे करके लिखेंगे, या फिर अगर देख लिए 1 2 3 4 5 संख्या है तो सबसे छोटा जो होगा वो 5वां होगा। तो उधर से भी गिन सकते हैं, उधर से थोड़ा आसान पड़ेगा। मतलब सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 0.22 है, 5वां संख्या ये होगा। तो इससे बड़ा जो होगा ये चौथा होगा, मतलब 3/8 जो होगा ये चौथा होगा, है ना। तो बन गया आराम से। चलिए, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा, ठीक है, 9/20वां भाग कार द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर पूरी कर लेता है, ठीक है। तद अनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है। तो बस ऐसा क्वेश्चन तभी किए ही थे हम लोग, झुंड वाला, है ना। तो एक बार 2/15 और दूसरी बार 9/20। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, तो 60 हो गया। तो मान लेते हैं कि लेट टोटल डिस्टेंस बराबर लेट टोटल डिस्टेंस, मान लिया कि कुल दूरी जो है वो कितना है 60 है। अगर कुल दूरी 60 है तो पहली बार 2/15, तो 60 का 2/15 जब हो जाएगा तो 15 गुने 4 60, 4 गुने 2 कितना आएगा 8 किलोमीटर या 8 यूनिट। दूसरी बार क्या कह रहा है, यहां देखना होता है कि शेष का कह रहा है या टोटल का कह रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है भाई, तो इसका मतलब टोटल का है। तो 60 का 9/20 मतलब कितना आएगा 27। अब क्या कह रहा है कि शेष 10 किलोमीटर, तो भाई कितना हो गया 27 3 30 5 35 हो गया। तो बचा कितना 25 यूनिट। हमें बच रहा है 25 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना आ रहा है तो 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है 10/25। हम माने कितना थे 60, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 12 5 2 12 गुने 2 मतलब 24 किलोमीटर, है ना। आसान क्वेश्चन, बताइए। आप भी कहेंगे एक तो सर बनवाते भी हैं ऊपर से पूछते भी हैं, आसान है कि नहीं, जल्दी बोलो।
जो आसान है उसमें आसान बोलते हैं, जो बढ़िया होता है मैं बोल देता हूँ बढ़िया है, जहाँ सावधान होने की जरूरत होती है वहां मैं बोल देता हूँ कि सावधान रहिएगा ऐसे क्वेश्चन में। तो भाई अगर कोई मतलब आपको आगाह कर दे पहले ही तो इससे अच्छा बात क्या होगा, है कि नहीं। वैसे लोग मानता नहीं है। चलिए, भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है, ठीक है, शेषफल का 5 गुना है, शेषफल 6 है। ओके, भाज्य कितना है, भाज्य भाजक भागफल शेष है ना। तो ये तो भाज्य होता है, यही होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाग वाला फल और ये हो जाएगा शेष। क्या कर रहा है, भाज्य के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है, ओके, तथा शेषफल का 5 गुना है। भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। तो शेषफल कितना है, 46। शेषफल अगर 46 है तो गुणक मतलब इसको कह रहा है, भाजक को कह रहा है, तो इसका जो है गुणक जो है वो भागफल का कितना गुना है, 10 गुना, और शेषफल का 5 गुना। तो शेषफल का 5 गुना कितना होगा, 5 गुने 6 30, 0 3 और 5 गुने 4 20 और 20 और 3 23, मतलब ये कितना हो जाएगा 230। अब ये जो है ये भागफल का कितना गुना है, गुणक भागफल का 10 गुना है, मतलब ये हो जाएगा 23। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई भाज्य कितना है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही ना, प्लस शेष, शेष कितना 46। तो 23 गुने 23 529 शून्य और प्लस 46। तो यूनिट डिजिट पे तो आएगा नहीं ये, तो 6 आ जाएगा, 9 4 13 3 1 2 1 3 और 5 5 3 3 6 5 3 3 6 है। आसान क्वेश्चन, गुणक देख के थोड़ा सा घबरा गए होंगे आप, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो इंग्लिश में भी रहेगा ना, तो वैसे कर लेंगे, वैसे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये सब टर्म परेशान नहीं करता है ज्यादा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुना किए जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। कितना आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्या ही पूछेगा आपको बताइए, मतलब आपका तो खून खौल जाना चाहिए कि अरे यार इतना आसान। 675 कोई भी संख्या अगर क्यूब में है ना तो उस पे पावर कितना होना चाहिए, 3, मतलब उसका रिपीटेशन कितनी बार होनी चाहिए, 3 बार होनी चाहिए, 3 टाइम्स होनी चाहिए, है ना। तो कह रहा है 675 को किस संख्या से गुना किया जाए, तो पहली बात कि इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि एक बार इसको छोटा कर लेते हैं, तो 5 गुने 1 1 7 5 गुने 3 15 2 5 मतलब 135। 5 गुने 135 है, 5 3 8 1 9, मतलब 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 गुने 45 135 होता है। 5 गुने 3 गुने 5 गुने 3 का स्क्वायर, मतलब कुल मिलाकर अगर इसको प्राइम फैक्टराइज ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 से भाग लगाएं, फिर 3 से भाग लगाएं, जब तक भाग लग सके, फिर प्राइम नंबर पे पावर कर दें। जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 पे पावर 1 है, तो 3 पे पावर क्यूब लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं और 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कह रहा है किससे गुना करें कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखिए 3 वाला तो है अपना, मतलब 5 गुने 3 15 हो गया और 45 को 9 गुने 5 लिख दिए हैं, तो 3 का स्क्वायर है यहाँ और 3 पे पावर 1 है, तो 3 पे पावर 3 है, तो इसको तो एकदम इसका कुंडली मिला हुआ है ना, इसका कुंडली मिला हुआ है। और यहाँ देखिए कि 5 पे पावर 1 है और यहाँ 5 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 2 है, 2 है 3 होना है, किससे गुना करेंगे भाई, तो 5 से गुना करेंगे, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। आई बात समझ में। तो यही कह रहा था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण मतलब घन प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। पहली बात तो कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, कितना होगा जिनका योगफल 15 होगा, मतलब वो संख्या 10 से छोटी ही रही होगी। अगर मान लीजिए 7 8 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 7 8 भी लेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 7 से भी छोटी रही होगी, तो 7 से छोटी रही होगी तो 4 5 6 अगर ले लें तो सेटिस्फाई कर देगा। आप कहेंगे एक ही बार में क्यों नहीं सोचे, आप क्यों ये बताए कि 7 नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि अगर 7 लेंगे 8 लेंगे 9 लेंगे, मान लीजिए कभी जोड़ने का मन करे तो भाई 7 8 ही 15 होगा, तीसरी संख्या तो ले ही नहीं सकते ना, तो 6 7 8 भी नहीं होगी, मतलब जो पेयर बनेगा इसके नीचे ही बनेगा। इसीलिए मैंने कहा
कि भाई क्या करते हैं कि 4, 5, 6 ले लेते हैं। सेटिस्फाई कर रहा है तो 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। 6, 4, 10, 5, 15 है ना। या फिर एक काम और कर सकते हैं, बता रहे हैं अभी, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है तो 6 गुने 5 30, 30 गुने 4 कितना हो गया 120। मतलब उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 120। या अगर 3 संख्या है और क्रमागत है मतलब एक एक का गैप होगा, 3 संख्याओं का योगफल 15 है तो इससे एवरेज निकल सकता है। और 3 संख्याओं का एवरेज अगर 5 है मतलब बीच वाली संख्या जो है वो आपको 5 मालूम है तो इसका मतलब पहले 4 होगी और बाद वाली 6 होगी, चूंकि क्रम से है तो फिर गुना कर दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन पे एवरेज में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, कभी होगा तो मॉक टेस्ट में करवाएंगे उसको। एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए। ठीक है, अंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 बक्से भी अंत में होगा। यार यहाँ पे अंत में प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 बक्से भी चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार अब 95 हो गया। अच्छा एक बात बताओ कि अगर अब औसत भार जो है वो 95 हो गया तो अभी जो चढ़ाया गया है बक्सा लास्ट में मतलब 105 केजी वाला, इसका औसत भार तो कम गया ना। नहीं समझे, कह रहा है अंत में प्रत्येक 105 किलोग्राम वाले 5 बक्से भी, भाई 5 बक्सा 105 किलो वाला चढ़ाया गया है और अंत में सभी को मिला करके औसत भार कितना हो गया 95। तो इन पांचों का औसत भार तो 105 रहा होगा, इनका भार घट गया ना, इनका भार घट गया मतलब कितना कितना केजी घटा, तो प्रत्येक का 10-10 केजी घटा। तो 5 बक्से हैं 10-10 केजी भार घट रहा है, तो कुल मिलाकर 5 गुने 10 50 केजी भार घट रहा है। और ये 50 केजी चला गया होगा किधर, तो पहले वाले 50 बक्से के भार को मैनेज करने के लिए। ओके, तो 50 केजी जब मैनेज हुआ होगा तब ना सभी बक्सों का भार 95 किलोग्राम हो गया। तो 50 केजी तो ये लोग उसको मैनेज करने के लिए दिया है, ठीक है, तब जाके वो 95 हुआ है। इसका मतलब वो पहले कितना था, तो पहले भाई 94 रहा होगा, क्योंकि ये 50 केजी 50 में बटेगा ना, तो सबका भार इसके कारण से 1-1 केजी बढ़ा होगा, तब जाके एवरेज 95 आया। तो कह रहा है कि बताइए पहले भार क्या था, पहले प्रत्येक का भार कितना था, तो भाई प्रत्येक का भार कितना था पहले 94 केजी। एकदम एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट एवरेज वाले टॉपिक में बताए थे उस पर ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का। चलिए 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य हो, ये भी क्वेश्चन आप करवाएंगे, अच्छा लगेगा। चलिए मुझे क्या दिक्कत है, आप तो जो आदेश करेंगे मैं कर दूंगा, है ना। 7, 50, 7, 0, ठीक है भाई, भाग लगा दीजिए। निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है। ओके, भाग लगाइए तो 65 आएगा, बचेगा कितना 10, 0, फिर 65 आएगा तो बचेगा कितना 35 और आएगा कितना 7। 65 से फिर लगा दे 6 बार में तो लग जाना चाहिए, तो 6 गुने 5 30, 0 और 36 नहीं लगेगा, तो 5 बार में लगेगा तो लग जाएगा। 5 गुने 5 25, 5 2 30 और 2 32, तो 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, कैंसिल, अंतिम में क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए कि अगर 5 बार में भाग लगाए तब जाके ना 325 होगा, तो 320 शेष बच रहा है, मतलब या तो इसमें हमें 5 प्लस करना होगा या इसमें से अगर भाग लगाएंगे आप तो 60 शेष बचेगा। अब 60 शेष बचेगा, 4 बार में लगा लीजिए, 4 गुने 5 20, 0 2 24 और 2 26, तो हुआ ना 60 शेष बचा ना रिमाइंडर। तो या तो आप 60 इसमें से माइनस कर लीजिए, या जो 60 बच रहा है उसको 60 मत बचने दीजिए, 65 कर दीजिए। तो 60 माइनस करना आसान है या 5 प्लस करना, तो 5 प्लस करना। देखिए निकटतम वाले क्वेश्चन में ना एकदम नहीं घबराना है, ये तो बिल्कुल मतलब जीवन में भी और सवाल में भी पता चलना चाहिए कि कौन सच में निकटतम है और कौन नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कीजिए, ज्यादा नहीं पढ़े हैं ना हम लोग, नहीं 5-6 क्वेश्चन और है, जल्दी से कीजिए। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। ठीक है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, मतलब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि x में 21 जोड़ दें, जोड़ने का तो कुछ भी मन नहीं करता x में, लेकिन फिर भी 21 जोड़ दें तो वह अपनी तिगुनी संख्या का मतलब 3x से 7 कम हो जाती है। ठीक है, मतलब दोनों बराबर होगा, तो 2x बराबर किसके 28 के, तो x बराबर किसके 14 के, तो x बराबर किसके 14 के। आंसर आ गया, आई बात समझ में, अरे बोलिए हाँ या ना।
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चेक करना हो चेक कर लीजिए ना, 14 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 1 15 20 35। वह संख्या अपने तिगुनी संख्या से 14 गुने 3 कितना हो गया 42, 42 में से 7 कम होगा तो कितना होगा 35 होगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मन हो वैसे कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक टंकक को एक पृष्ठ टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक है, दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंककों की जरूरत होगी। अच्छा एक बात बताइए कि 1 PM से 2 PM मतलब कितना हो गया 60 मिनट। 60 मिनट में टाइप हो रहा है, मतलब 60 मिनट में कितना पेज टाइप करना है 1080 पेज टाइप करना है। तो आप कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये देख सकते हैं कि भाई ये गया ये गया ये गया ये गया 18 गुने 6 108, मतलब पर 1080 पेज 60 मिनट में टाइप हो रहे हैं, मतलब पर मिनट कितने पेज टाइप होने चाहिए 18, जबकि हो कितना रहा है 4 मिनट में एक। तो भाई कितने टाइपिस्ट चाहिए, तो 18 गुने 4 चाहिए, मतलब 72 चाहिए। एक तो तरीका ये हो सकता है। अगर ये आपको नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझिए कि 4 मिनट में एक टाइप हो रहा है तो 60 मिनट में कितना टाइप होगा 15 टाइप होगा, मतलब एक टाइपिस्ट जो है वो 15 पेज टाइप कर रहा है। अब उसे 1080 पेज टाइप करने हैं, भाई 1080 पेज टाइप करने हैं तो 15 से भाग दे दीजिए, 15 गुने 7 105, 3 शून्य 15 गुने 2, मतलब कितने टाइपिस्ट चाहिए उसे 72 चाहिए। ये तो बहुत बच्चे ऐसा ही बना लिए होंगे, अर्ली बना लिए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35 45 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18 28 और 38 प्राप्त हो जाए। तो एक बात बताइए कि 18 गुने 2 36, मतलब 35 में से 18 गया कितना बचा 17, 45 में से 17 गया कितना बचा 28, 28 10 38 और 7 45, 55 में से 38 गया कितना बचा 17। ऐसा क्वेश्चन एक हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आपको कमेंट में करना है, और उस क्वेश्चन में मैंने काफी टाइम दिया था आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो हम नहीं बता रहे हैं, इसको करना है आपको। कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़की को दिए जाते हैं, ठीक है, प्रत्येक लड़के को 5, देखिए प्रत्येक लड़के को 5 नारंगी, प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी, प्रत्येक लड़की को 7, मतलब 5 + 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा टेंशन में आता है, अरे आप 5 लिख दिए 7 है, भाई 5 + 2 लिखे हैं, 5 2 7 ही तो होता है, बताओ क्यों दुखी हो जाते हो। कुल 280 नारंगी बांटे जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम मान लें कि प्रत्येक लड़के को 5 और प्रत्येक लड़की को भी 5 मिलता तो भाई कितने नारंगी बांटे जाते, तो भाई 50 लड़के हैं, 50 गुने 5 50 गुने 5 250 बांटे जाते, लेकिन बांटे कितने जा रहे हैं तो 280 नारंगी बांटे जा रहे हैं। मतलब कितना एक्स्ट्रा बांटा जा रहा है, मतलब 30 एक्स्ट्रा बांटा जा रहा है। 30 एक्स्ट्रा क्यों बट रहा है, क्योंकि प्रत्येक लड़की को 2 नारंगी एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर एक लड़की को 2 नारंगी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो लड़कियों की संख्या कितनी है 15 है। लड़कियों की संख्या अगर 15 है तो भाई पूछा क्या है कि लड़कियां कितनी हैं, तो आंसर कितना हो गया 15। ऐसा क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज में भी एक किए थे, 5% और 5 + 4% जोड़ दिए थे, है ना। ऐसा क्वेश्चन एक और आता है कि प्रत्येक कुत्ते को 5 बिस्किट दिया जाए, प्रत्येक बिल्ली को 7 बिस्किट दिया जाए, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। 9 अंक के 1 2 सो एंड सो 9 से 6 अंकों को प्रयोग में लाकर कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, वो P69 मतलब ये हो जाएगा कि फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 9 माइनस 6, है ना। मतलब ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, तो फैक्टोरियल 9 मतलब हो गया 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 गुने 2 गुने 1, तो 3 गुने 2 कैंसिल, 3 गुने 2 कैंसिल, तो 5 गुने 4 20, 20 गुने 6 120, और इधर 8 गुने 7 गुने 9 कर लीजिए गुना सबको, तो कितना आएगा, शायद 60,480 आएगा, 60,480। ओके कर दें क्या, 9 गुने 8 कितना हो गया 72, ओके, और उधर 5 गुने 4 20, 20 गुने 6 120, 120 गुने 7 तो 12 गुने 7 84, 840, तो 72 गुने 84, है ना, 72 गुने 84 करना है।
4 गुने 2 8, 4 गुने 7 28, 8 गुने 2 16, 6 1 56 और 1 57। तो ये हो गया 8 8 6 14, 4 1 2 1 3 7 3 10 0 1 5 1 6, मतलब 60 480 ऐसा है ऑप्शन में, है ना। तो हो गया बच्चे 28 नंबर। जल्दी से देखते हैं 29 नंबर। चलो, 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग में जोड़ दे जब 6 9 15 18 से विभाजित किया जाए। तो भाई 6 9 15 18 से विभाजित किया जाए तो वो 90n होगा। और क्या कह रहा है कि 4 शेष भाग में जोड़ दे जब इन सबसे विभाजित किया जाए, मतलब इतना प्लस 4 होना चाहिए, यही ना, इतना प्लस 4 होना चाहिए वो संख्या। तो एक तो ये है कि 7 गुने 5 35 और 1 4, तो 7 गुने 2 14, 364। 94 तो 7 से डिविजिबल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। 7 गुने 2 14 4 4, मतलब 7 का न्यूनतम गुणज कौन सा है जो 4 शेष भाग में जोड़ दिया जाए, मतलब शेष भाग वो शेष दे जब कब 6 9 15 और 18 से विभाजित किया जाए। तो 6 9 15 और 18 से जब विभाजित किया जाए, मतलब 90n प्लस 4 बराबर वो संख्या कह रहा है। तो 90 गुने n की वैल्यू आप 1 रख लीजिए, मतलब 90 गुने n की वैल्यू 1 रख लीजिए, 94 आएगा। लेकिन जो है ये 7 का गुणज नहीं है। 90 गुने 2 रख लीजिए, फिर 4 कर लीजिए, 184 आएगा। 184 7 का गुणज है, नहीं है। 90 गुने 3 कर लीजिए और फिर 4 का, अच्छा ऑप्शन भी ये ऐसा ही तैयार किया है, नहीं 274 आएगा। तो भाई ये 7 का गुणज है, तो 7 गुने, मतलब ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। चौथा देखिए 90 गुने 4 प्लस 4 कर लीजिए, तो ये 7 का गुणज है, बिल्कुल है। तो आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकट की कीमत 24 रुपए है, ठीक है। 2 बालिग हैं, 2 बच्चे हैं, बालिग बच्चे, बालिग मतलब शायद जवान, है ना। 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपए है। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य से आधा हो, मतलब इसका टिकट का मूल्य अगर 2 रुपया मान लें तो इसके टिकट का मूल्य कितना होगा, 1 होगा। तो भाई 2 बालिग का टिकट का मूल्य कितना हो गया, 4, और 2 बच्चे के टिकट का मूल्य क्या हो गया, तो 2 गुने 1 2, 4 2 6। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि टोटल कितना रुपए खर्च हुआ, 24। 6 बराबर 24 के, तो 1 बराबर किसके, 4 के। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बालिग के टिकट का मूल्य, बालिग के टिकट का मूल्य कितना माने थे, 2, तो 2 गुने 4 कितना हो गया बच्चे, 8। देख लीजिए 8 गुने 2 16, और इसका टिकट का मूल्य आधा, मतलब 4 4, तो 16 और 8 24। 2 बालिग और 2 बच्चों के टिकट का मूल्य, ठीक है। तो कह रहा है बालिग के टिकट का मूल्य, तो बालिग के टिकट का मूल्य कितना आया था, 8 है। 1 यूनिट बराबर 4, तो 2 यूनिट बराबर 2 गुने 4, मतलब 8, ठीक है बच्चे। और क्वेश्चन है, नहीं है, तो इतने सारे क्वेश्चन है, ठीक है। कल बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और आपको क्या करना है कि आपको खूब शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, खूब मन लगा के पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, ओके। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।